गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर बैनर्जी बोल रहा हूँ, दीपांकर बैनर्जी, जबलपुर से आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं यूट्यूब के कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ कमेंट सेक्शन से। प्लीज़ गो अहेड। सर, एक मिसकैरेज के बाद कितने दिन बाद दूसरा आईवीएफ करवा सकते हैं? यदि एक मिसकैरेज होता है तो आईवीएफ आप उसके बाद, नॉर्मली एक मिसकैरेज के बाद में जो रेगुलर ओव्यूलेशन होता है वो 45 दिन के आसपास आपका पीरियड आएगा। एक पीरियड को सेटल होने दीजिए, उसके बाद आप आईवीएफ कराइए। यदि आपका मेडिकल इशू या फिर आपका हीमोग्लोबिन, वो सब आप देख लीजिए। यदि वो सब ठीक रहता है तो आप एक पीरियड के बाद में नेक्स्ट पीरियड के सेकेंड डे से आप आईवीएफ करा सकते हो। नॉर्मली मैं वैसे ही करता हूँ। सर, एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रोसिस दोनों में क्या अंतर है? क्या ये दोनों सेम होते हैं? अभी जो फर्टिलिटी, ये क्वेश्चन बहुत ही करंट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों चीज़ें क्या होती हैं। और यदि इस बार का जो फर्टिलिटी स्टेरिलिटी आया है मई महीने का, उसमें एक बहुत सिंपल सी चीज़ आई है कि जो एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस क्या होती है। दोनों चीज़, ये यदि एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है यहाँ पर, इस लाइनिंग को, यदि ये बच्चेदानी का मसल है, अब जब ये यहाँ रहता है तो यूटोपिक है, और यदि यहाँ से इसको हमने मसल में डाल दिया तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम आ गया। तो यदि एंडोमेट्रियम मसल में आ गया तो भी यहाँ पर ब्लड करेगा और इन्फ्लेमेशन कराएगा, तो इसको एडिनोमायोसिस बोलते हैं। और यही चीज़ यदि यूट्रस के बाहर, जैसे ओवरी है, वहाँ पर पहुँच गई और वहाँ पर जाके इसने एंडोमेट्रियम डेवलप करा दिया, तो यहाँ से भी ब्लड निकलेगा, ब्लड के प्रोडक्ट निकलेंगे, तो ये इन्फ्लेमेशन कराएगा, तो ये एंडोमेट्रियोसिस कहलाता है। अल्टीमेटली एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि दोनों में ये जो एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स हैं, जो कि नॉर्मली बच्चेदानी के भीतर की लाइनिंग में रहते हैं, ये किस लिए जाते हैं नहीं मालूम, बट कभी मसल में चले जाते हैं और कभी यूट्रस के बाहर। तो ये दोनों एक ही चीज़ के दो पहलू हैं और एक ही टाइप के बीमारी है। आप ये देखोगे कि जो एडिनोमायोसिस होती है, यूजुअली ये मल्टीपैरा, जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं उनको होता है। एंडोमेट्रियोसिस उनको होता है जिनको बच्चे नहीं होते हैं। कई बार एंडोमेट्रियोसिस के साथ में एडिनोमायोसिस भी इनफर्टिलिटी पेशेंट में रहता है। यदि ये रहता है तो ये चीज़ें, यहाँ का जो रिसेप्टर है बच्चेदानी में, बच्चे को रिसीव करने का जो रिसेप्टर है, जिससे ये लॉक एंड की में बच्चे को इम्प्लांट होने में हेल्प करेगा, वहाँ डिस्टर्ब करता है। ऐसे ही एंडोमेट्रियम जब बाहर बनता है तो इसके जो इन्फ्लेमेटरी पैटर्न, यहाँ से जो केमिकल बनते हैं, वो इसके अंडे को गड़बड़ करता है। तो कुल मिला के ये बहुत ही डिस्टर्बिंग प्रॉब्लम रहती है एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस। एज 26 है, नसबंदी खुलवाएं कि डायरेक्ट आईवीएफ करवाएं? एज 26 है। यस। डिपेंड करता है कि नसबंदी आपका यदि सीजर के समय हुआ है तो आप नसबंदी मत खुलवाइए, आप आईवीएफ के लिए जाइए और एम्ब्रियो फ्रीज करा लीजिए। बट यदि आपका एलटीटी हुआ है, लेप्रोस्कोपिक आपका ट्यूब यदि ठीक ठाक है, तो आप उसको रिपेयर भी करा सकते हो अच्छी जगह से, माइक्रो सर्जरी से। सर, क्या आईवीएफ में जो प्रेगनेंसी होती है वो भी नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही फील होता है बेबी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई लोग करते हैं कि आईवीएफ की प्रेगनेंसी कैसी होगी, आईवीएफ की प्रेगनेंसी क्या नॉर्मल प्रेगनेंसी से डिफरेंट होगी। प्रेगनेंसी तो एक प्रेगनेंसी है, अदरवाइज़ यदि सिंगलटन प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी है, तो जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वैसे ही होती है। आईवीएफ की प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी चीज़ें हाई रिस्क रहती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना। बट हमने ये भी देखा है कि जो मैं इंटरवीन करता हूँ, जो मैं ट्रीटमेंट देता हूँ, उसमें वो ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। बात आती है डिलीवरी की, तो चूँकि आईवीएफ की प्रेगनेंसी बहुत प्रेशियस रहती है, बहुत मुश्किल से होती है, तो लोग नॉर्मल डिलीवरी कराने में डॉक्टर और पेशेंट दोनों डरते हैं। अदरवाइज़ जो प्रेगनेंसी बीतती है वो एक नेचुरल प्रेगनेंसी जैसे ही बीतती है। सर, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं, क्या गर्मी में आप लोग आईवीएफ करते हैं और सफलता मिलती है? हम गर्मी में आईवीएफ कर ही रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। गर्मी में आईवीएफ और सर्दी में आईवीएफ का कोई मतलब इसलिए नहीं होता। ये एक भ्रम है और लोग इसको प्रोपोगेट इसलिए करते हैं क्योंकि जो लोग बैच में करते हैं उनको गर्मियों में शायद एम्ब्रियोलॉजिस्ट नहीं मिलते हैं, तो वो उस समय काम नहीं करते हैं। अब चूंकि हम रेगुलर काम करते हैं और जहाँ पर काम करते हैं वो चूँकि एयर कंडीशनड रहता है, तो अल्टीमेटली जब हमको एम्ब्रियो बनाना है तो उसका ठंड के दिन में भी वैसे ही है एटमॉस्फेयर,
गर्मी के दिन में भी वैसी एटमॉस्फेयर है, तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना सफलता के दर में कोई फ़र्क पड़ता है। सफलता की दर तो डिपेंड करता है सीड और सॉइल पे। आपका बीज कैसा है, एएमएच कितना है, स्पर्म क्वालिटी कैसा है, एंडोमेट्रियम कैसा है, ब्लास्टोसिस्ट बन रहा कि नहीं बन रहा, वो गर्मी में बन रहा कि ठंडी में बन रहा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हम रेगुलरली गर्मी सर्दी हम पूरा थ्रू आउट आईवीएफ लेते रहते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बाकी इसको यदि आप अच्छा लगता है कंटेंट को तो आप इसको शेयर ज़रूर करिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।